हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रेन एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेस। ओके, आप वो मेंटल स्ट्रेस सोच रहे होंगे। ठीक है, हाँ वैसा भी है। स्ट्रेस उसी को आता है जिसके पास जिम्मेदारी होती है। अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते हो, तो आप में स्ट्रेस नहीं आता। अगर बोलेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, कहने का मतलब हाँ उस पर जिम्मेदारी है, उसे कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो तभी स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना करूँ तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आप में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे हैं या आप लोग हो, सोचो कि ऐसा है कि एग्जाम आ रही है, ठीक है, तो प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो अगर आपको पड़ी नहीं है कि मुझे कितने भी मार्क्स आए होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्ट्रेस डेवलप होगा नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेच होता है, ठीक है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गेट्स डिफॉर्म्ड, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गेट्स डिफॉर्म, ओके, तो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स गेट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? रिस्टोरिंग फोर्स गेट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। अब ये बच्चों डिपेंड करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स कैसा प्रोड्यूस होगा, ये बॉडी पे डिपेंड करता है। व्हेन ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट गेट डिफॉर्म, रिस्टोरिंग फोर्स गेट प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, ओके। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, restoring force per unit area is called stress। उसे ही क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। अगर बॉडी अपना शेप क्या कि मतलब कि ऐसा बोले कि बॉडी अपना शेप रिगेन नहीं करना चाहती, तो फिर उसका मतलब क्या है कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो स्ट्रेस की डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकली लिखें, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। आप बोलोगे सर फोर्स अपॉन एरिया, ये तो प्रेशर की डेफिनेशन भी थी। हाँ, प्रेशर की डेफिनेशन भी फोर्स अपॉन एरिया थी, इसकी भी फोर्स अपॉन एरिया है। स्पेशलिटी क्या है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। कौन सा फोर्स होना चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। देखिए ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है। अगर ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट तो फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। पास्कल नहीं बोलेंगे, हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे। जब प्रेशर आएगा एफ अपॉन ए, तब उसको हम पास्कल बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसका डायमेंशन अगर हम फाइंड करें, तो एन क्या होगा? m1 l1 t minus 2 divided by l2, okay, so what is the answer? m1 l minus 1 t minus 2, okay। स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के जैसा ही होता है, डायमेंशनली बोथ आर इक्वल, ओके। फिजिकली दे आर नॉट इक्वल। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा, ठीक है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मतलब इट चेंजेस विद डायरेक्शन, इट चेंजेस विथ डायरेक्शन, बट डू नॉट फॉलो, but do not follow rules of वेक्टर, ओके। वेक्टर के रूल फॉलो नहीं करता, डायरेक्शन के साथ थोड़ा थोड़ा कभी चेंज होता है, ठीक है। क्यों? देखो अभी हम पढ़ेंगे। स्ट्रेस इज ऑफ द थ्री टाइप्स, स्ट्रेस
stress is of थ्री टाइप्स। अभी हमने देखा ना स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है बच्चों, टेंसर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के हिसाब से ही हम इसको थ्री टाइप्स में डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज ऑफ द थ्री टाइप्स। स्ट्रेन कितने टाइप की थी, तीन टाइप की। इन द सेम सेंस स्ट्रेस इज ऑल्सो अ थ्री टाइप। फर्स्ट वन is the longitudinal stress. Longitudinal stress definition लिखें, stress develop in body, stress developed in body because of change in length of body, change in, sorry ये मैंने TEN कर दिया, length, because of change in length of body. Stress develop in body because of change in length of body is called, उसको क्या बोलेंगे, longitudinal stress, उसे बोलेंगे longitudinal stress। ठीक है, longitudinal strain भी थी, longitudinal stress भी है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि ये एक रोड है, ठीक है, और यहां पर हमने फोर्स लगाया कितना, F, दोनों साइड से F फोर्स लगाया, जिससे इसकी लेंथ में चेंज आया। ओके, एक्सप्लेनेशन उसका उस तरह ही जाएगा जिस तरह हमने स्ट्रेन का एक्सप्लेनेशन किया था, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया। ठीक है, पहले जो लेंथ थी वो L थी और बाद की जो लेंथ है वो है L प्लस डेल्टा। तो अगर उसका किसी एक क्रॉस सेक्शन ले, अगर मैं आधा काटू इसको यहां से, ठीक है, तो इस साइड जो फोर्स F लग रहा है, इधर भी बहुत सारे फोर्स लगेंगे, ठीक है, और यहां पर भी बहुत सारे फोर्स लगेंगे, ठीक है, जो कि क्या करना चाहेंगे, इस रोड को अपने ओरिजिनल शेप में लाना चाहेंगे। आप कहीं से भी काटो ऐसा आपको फीलिंग आएगा। तो ये जो F है ना बच्चों, ये जो बाहर वाले जो मैंने F लगाए, ये अप्लाइड फोर्स है। ये कैसे फोर्स है बच्चों, अप्लाइड फोर्स। ये भी कैसा है, applied force, because we have applied them, and these force, ये क्या है, these are the restoring force, these are the restoring force। okay, 99% केस में आपको ऐसा मिलेगा कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों इक्वल है। ठीक है, तो स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस L इज इक्वल्स टू, हम क्या देखेंगे, F रिस्टोरिंग अपॉन एरिया। यहां पर एरिया कौन सा, ये देखो इस एरिया में है ना, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स डेवलप हुआ, वो F रिस्टोरिंग अपॉन एरिया। ठीक है, अगर रिजिड बॉडी है, इफ बॉडी इज अ रिजिड, इफ बॉडी इज रिजिड, अच्छा तो उसमें चेंज होगा, शेप में चेंज होगा, नहीं शेप चेंज नहीं होगा, तो उसमें स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा। ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से। हाँ, अगर आप स्टोन लेते हो, स्टोन, ओके, तो उसके लिए स्ट्रेस कितना है, जीरो। ओके, क्यों, क्योंकि स्टोन पे आप कितना भी मारो तो उसकी वजह से उसमें मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा, वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना, हाँ, तो इसी तरह, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। चलो, इतना आपको समझ में आया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंथ की वजह से ऐसा आया। ओके, अभी ये भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, longitudinal stress is also of two types।
ओके, कि कौन कौन से, बोलो बोलो बोलो, आपको शायद पता है। एक है टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस आए फॉर्मूला तो यही आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। उसके रीजंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि टेंसाइल में रिस्टोरिंग फोर्स और कंप्रेसिव में रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंसाइल में अगर ज्यादा है, कंप्रेसिव में कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बॉडी को एक्सटेंड किया या बॉडी ने, आपने बॉडी को कंप्रेस किया, उस टाइम पर बॉडी ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया ना। इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन से हिसाब से उसमें रिस्टोरिंग फोर्स में चेंज आए ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए क्या है, ये टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? टेंसर। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, अभी मैंने बोला, इंक्रीमेंट इन लेंथ, इंक्रीमेंट इन लेंथ। जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है, डिक्रीमेंट इन लेंथ। ओके, मतलब कि जब आप कंप्रेस करते हो उस टाइम पर। ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ठीक है। सो दिस इज द वन स्ट्रेस, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सेकंड वन, इट इज द वॉल्यूम स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस बच्चों? वॉल्यूम स्ट्रेस। आप बोलोगे सर वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब उसमें वॉल्यूम स्ट्रेन भी डिस्कस किया था। हाँ, यही है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस है, वो वॉल्यूम स्ट्रेन था। सेम टू सेम, एफ आर इज इक्वल, सॉरी एफ आर नहीं, पहले तो डेफिनेशन लिख लो। चलो, डेफिनेशन क्या है? ब्लू पेन यूज करता हूं, कब की मैंने रेड पेन यूज कर रखी है। Stress developed in body, stress developed in body because of change in volume of body। अब बोलोगे सर जो पहला वाला था उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता था। नहीं बच्चों, उसमें अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो एरिया डिक्रीज होता है, और अगर एरिया इंक्रीज होता है तो लेंथ डिक्रीज होती है, और ओवरऑल वॉल्यूम हम उसमें कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो वॉल्यूम अपने आप में इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेस डेवलप इन बॉडी बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अभी इसको ड्रॉ नहीं करनी है, समझो सिर्फ। यहाँ पर मैंने अगर इस जगह पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो ऐसा होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भैया उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया, लेकिन उसकी जो रेडियस है उसमें डिक्रीमेंट आ गया, पर ओवरऑल वॉल्यूम कैसा रहा? सेम। A1 L1 इज इक्वल टू L2 L2। याद रख लो, बहुत काम आने वाला है। A1 L1 इक्वल टू L2 L2। मैंने एक ही जगह पर फोर्स लगाया इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अगर हमने सारी जगह मतलब कि पूरी बॉडी पर सभी पॉइंट पर हमने अगर फोर्स लगाया तो क्या होगा? इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन द टोटल बॉडी तो क्या होगा? तो पक्का है कि बॉडी में जो चेंज आएगा वो हर तरफ से यूनिफॉर्म चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा? यूनिफॉर्म, ठीक है। तो उस टाइम पर बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, या तो बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। उस टाइम पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, देखो बच्चों मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज जल्द से बिल्कुल मत सोचना कि वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया, नहीं, मैं इरेज ही कर रहा हूँ। ओके, हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, कि अगर हम सभी ओर से फोर्स लगाए तो ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट एयर गेट्स ब्लोन इन बलून, एयर गेट्स ब्लोन इन बलून। तो पहले वो कैसा था? ऐसा। उस टाइम पर वॉल्यूम V। अभी आपने एयर ब्लो कर दी तो देखिए सभी ओर से उसके शेप में इंक्रीज आया, तो जो ये नया है वो वॉल्यूम कितना है? V प्लस डेल्टा V। तो कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम में चेंज आए ना। हाँ, और उसका एरिया, पूरा एरिया हमें लेना है, पूरा एरिया सोचो कि A है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस
क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये सब अपने पार्टिकल अपने आप को इस तरह खींचेंगे ना, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेस सिग्मा वी, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। या तो ऐसा सोचो कि पानी है और एक बबल है उसके अंदर। कौन है बच्चों, बबल। ओके, सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम एवरी साइड। सभी ओर से उसको फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाएगा, छोटू। तो मतलब उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आया, जो नया वॉल्यूम है वो v माइनस डेल्टा वी हो गया, तो वो भी हो गया वॉल्यूम की वजह से स्ट्रेस, तो फोर्स अपॉन एरिया। वहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ही आएगा। ठीक है, ऐसा अगर आप बोले तो ये वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था ना, वो 1D स्ट्रेस, ये 2D स्ट्रेस, ऐसा हम 3D स्ट्रेस ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो सभी ओर से ऐसा लगा है, इसीलिए कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेस। याद रखना अच्छी तरीके से, वॉल्यूम स्ट्रेस is also volume stress is also known as pressure। क्यों, सभी ओर से फोर्स लगाया और परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया, इसीलिए याद रखना सिग्मा वी इज इक्वल्स टू पी। Okay, sometime the 1 mark question is asked. Which stress is also known as a pressure? Volume stress. Yes, volume stress is also known as a pressure. ठीक है, तो लेंथ में चेंज आने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो कौन सा है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस व्हिच इज ऑफ द टू टाइप, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। एंड अगर वॉल्यूम में चेंज आए तो कौन सा स्ट्रेस है, वॉल्यूम स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है, जिसमें सारा एरिया हमें ले लेना है। ठीक है, क्योंकि सारे जगह पर फोर्स लग रहा है। और दूसरी बात, ये प्रेशर से भी जाना जाता है, कौन सा, वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, नाउ थर्ड वन, दिस इज अ टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, या तो हम उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और शियरिंग स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस बच्चों, शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। ओके, अभी हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक बॉक्स ऐसा ले लो कुछ जो नीचे से कैसा है, फिक्स है। ओके, यहाँ से आपने फोर्स लगाया तो उसके शेप में थोड़ा सा चेंज आ गया, हाँ बस, तो स्ट्रेस डेवलप हुआ। हाँ, स्ट्रेस डेवलप बिकॉज ऑफ स्ट्रेस डेवलप बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल force, tangential force is called shearing stress। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, shearing stress। ओके, और shearing stress का फॉर्मूला क्या है, एफ टी अपॉन ए, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन एरिया, जहां जितना जो एरिया है वो। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से। ओके, सो स्ट्रेस इज ऑफ द थ्री टाइप्स, टेंजेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक जगह से ये फिक्स है, ठीक है, और मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया, बोलो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। आप बोलोगे अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, तो इस पे स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड द आंसर इज द एफ बाय ए। अगर अगर ये फिक्स नहीं है, ये ऐसा ही है, उससे यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पे फिक्स था, अब यहाँ पर फ्री है, और आपने इस पे फोर्स लगाया एफ, तो कितना स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली बार यहाँ पर फिक्स है, इसलिए यहाँ पर लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स होगा। यहाँ पर ये आप अगर इस पे फोर्स लगाते हो तो वो चला जाएगा, आपके पास चला आएगा। ठीक है, मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, नो चेंज इन इट्स लेंथ, नो रिस्टोरिंग फोर्स, सो नो स्ट्रेस। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेस कब जनरेट होता है, हमेशा क्या, अप्लाइड फोर्स लगाने से, मतलब कि अप्लाइड फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा, नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा। और दूसरी बात, रिस्टोरिंग फोर्स कब आएगा, जब
शेप में चेंज आएगा। और हर बार शेप में चेंज आना जरूरी है क्या? नहीं, रिजिड बॉडी है तो उसमें नहीं आ सकता। और दूसरी बात, हाँ, शेप में चेंज आ जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स हर बार आए ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसका मतलब अच्छा, तो बच्चों वो जो रिजिड बॉडी वाला है ना उसको इरेज कर देना। प्लास्टिक बॉडी के लिए, कौन सी बॉडी के लिए? प्लास्टिक बॉडी के लिए, फॉर प्लास्टिक बॉडी, कल हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक बॉडी जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल नहीं होता। फॉर प्लास्टिक बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू 0 न्यूटन, देयरफॉर for plastic body restoring force equal to 0 Newton, therefore you can say stress is equals to 0 Newton per meter square। कौन सी बॉडी में बच्चों? प्लास्टिक बॉडी में, याद रखना। वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा उसमें, रिजिड बॉडी में इसमें 0 होगा। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी चेंज नहीं होती, इसका मतलब जरा सा भी आपने चेंज किया तो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स उसमें जनरेट हो गया। इनफाइनाइट अगर आपने फोर्स लगाया तो इनफाइनाइट रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया। कई बॉडी ऐसी होती है कि वो अपना शेप चेंज करती ही नहीं, ठीक है, कई बॉडी डायमंड जैसे, ठीक है, लेकिन आपने अच्छा प्रैक्टिकली तो रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है, सॉलिड बॉडी ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, आप याद रखना प्लास्टिक बॉडी के लिए रिस्टोरिंग फोर्स 0 न्यूटन। क्यों? प्लास्टिक बॉडी किसे बोलते हैं? जो बॉडी अपना शेप वापस लाना नहीं चाहती। इलास्टिक बॉडी, हाँ, जो बॉडी अपना शेप वापस लाना चाहती है। तो प्लास्टिक बॉडी वापस लाना नहीं चाहती मतलब कि प्लास्टिक बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, मतलब कि प्लास्टिक बॉडी में स्ट्रेस नहीं है। ओके, कौन सा स्ट्रेस प्रेशर की तरह जाना जाता है? वॉल्यूम स्ट्रेस, याद रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मैं एक डिफरेंस लिखना चाहूंगा यहां पर, किसका? स्ट्रेस और प्रेशर का, जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। स्ट्रेस क्या है? इट इज एफ रिस्टोरिंग अपॉन एरिया, जबकि प्रेशर क्या है? एफ अप्लाइड अपॉन एरिया। ओके, it can be it can be compressive, ओके, टेंसाइल मतलब कि खींचने की वजह से भी स्ट्रेस आएगा, कंप्रेस करने की भी वजह से जाएगा, और शीयरिंग, ठीक है। पर प्रेशर में क्या होता है? इट इज ऑलवेज compressive, it is always compressive। okay, if force applied, compressive force, if compressive force is applied, then it is possible that आपने फोर्स अप्लाई फिर भी ऐसा पॉसिबल है क्या? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्यों? प्लास्टिक बॉडी, आपने वेट क्ले को फोर्स अप्लाई किया तो वो वैसी की वैसी रही, मतलब उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट ही नहीं हुआ, कहने का मतलब उसमें स्ट्रेस जनरेट ही नहीं हुआ। ओके, इफ फोर्स इज अप्लाइड, कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड, then always स्ट्रेस नहीं, always pressure will get generated, ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? सो अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज टेंसर क्वांटिटी, इट इज टेंसर। ओके, और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस जो है, एवरी स्ट्रेस इज नॉट प्रेशर, ओके, बट एवरी प्रेशर इज अ स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, कैसा? यह फिक्स है और आपने यहां पर ऐसे फोर्स लगाया कुछ जो कि
ये एंगल है थीटा। ओके, फाइंड, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। फाइंड स्ट्रेस। ओके, तो कितने स्ट्रेस डेवलप हो गए? दो। हियर two stress get developed. Two types of stress get developed. पहला टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरा शीयरिंग स्ट्रेस। क्यों? अभी एफ ऐसे लगाया तो इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, एक एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा क्या करेगा? इसको खींचने की ट्राई करेगा बच्चों। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा एफ टेंसाइल, वो क्या होगा? एफ कोस थीटा अपॉन ए। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि एफ शियरिंग कितना होगा, एफ शियरिंग, देन इट विल बी एफ साइन थीटा अपॉन ए। ओके, प्रोवाइडेड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। देखो, इसको एरिया वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, एरिया को परपेंडिकुलर एक आप डायरेक्शन एक ड्रॉ करो तो एरिया वेक्टर। सो इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ओके, क्लियर? फाइन। अब एक और लॉ में यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्ट्रेस डिस्कस कर लिया, हमने स्ट्रेन भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हुक्स लॉ। कौन सा लॉ डिस्कस करेंगे बच्चों आज हम? हुक्स लॉ। ओके, अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत ही छोटा लॉ है पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, stress is directly proportional to strain. याद रखना ये, this is a Hooke's law. For very small deformation, stress is directly proportional to strain. Okay, stress को सिंबलाइज किसे करेंगे हम? सिग्मा। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ओके, कब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन? फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन बड़ा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रोपोर्शनल होगा, बट इफ डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल देन यस दे आर प्रोपोर्शनल। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को बच्चों अगर हम हटाते हैं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन, ऐसा कुछ हमें लिखना होगा। सो व्हाट इज के? के इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और के को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? इलास्टिक मॉड्यूलस। और हुक्स कांस्टेंट क्या बोलते हैं बच्चों? हुक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये के जो है इसके बहुत सारे रूप हैं। के इज इक्वल्स टू वाई भी हो सकता है, के इज इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, और के इज इक्वल्स टू ईटा भी हो सकता है। ये ईटा, ईटा इसका नाम है बी, और ये है वाई। वाई पता है कौन सा है? वाई का मतलब है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस वाई। बी का मतलब क्या है? बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस। और ये ईटा का मतलब क्या है? शियरिंग मॉड्यूलस। क्या है? शियरिंग मॉड्यूलस। बच्चों देखो, तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन और तीन टाइप के इलास्टिक मॉड्यूलस। अगर वाई करना है तो एल लगा दो, अगर बी करना है तो वी लगा दो, और अगर ईटा करना है तो बच्चों एस लगा दो। ओके, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये तीनों मॉड्यूलस के बारे में। कौन कौन से? यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस। ठीक है,
तो बच्चों, क्या आपको हुक्स लॉ अच्छी तरीके से समझ में आया? इतना ही हुक्स लॉ है। ओके, इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखें और स्ट्रेस को भी अच्छी तरीके से समझें। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।